हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में डीएनए भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन की कि डीएनए होता क्या है। जो हमारा डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और कुछ वायरसेस में भी हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल करता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कैरीज करता है। किस चीज के लिए? जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी काम हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उनका, और रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कौन कैरी कर रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल। जो फादर ऑफ डीएनए है, कि किसने, अगर हम पूछा जाए कि फादर ऑफ डीएनए कौन है, तो उनका नाम क्या है? जेम्स वॉटसन। जेम्स वॉटसन को फादर ऑफ डीएनए तो कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। पर जो क्रेडिट है डीएनए को डिस्कवरी का, वो किसे जाता है? फ्रेडरिक मिशनर को, क्योंकि फ्रेडरिक मिशनर ने सबसे पहले डीएनए डिस्कवर किया। तो कंफ्यूज मत करना, फादर ऑफ डीएनए तो जेम्स वॉटसन है, पर डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले फ्रेडरिक मिशनर ने। उन्होंने क्या किया? जो डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंड थे, उनसे उनमें जो पस सेल थी, उससे क्या किया? न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया। ये जो आइसोलेट सॉरी जो एसिडिक सब्सटेंस था, उसको मिशनर ने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। बाद में पता चला कि यही न्यूक्लिन क्या है? डीएनए। तो फादर ऑफ डीएनए कौन है? जेम्स वॉटसन। और फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई डीएनए की, वो किसने दी? फ्रेडरिक मिशनर ने। इसके बाद आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन। तो हमारा डीएनए है, ये किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनी होती है? सुगर। डीएनए के केस में सुगर कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। दूसरा कौन सा है? फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन। ए, टी, सी, जी। तो हमारा डीएनए किससे मिलके बना है? सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है। अब समझते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को। जो हमारा डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? जैसे हमारी ट्विस्टेड लैडर होती है, इस तरह से मुड़ी हुई सीढ़ियां होती है ना, इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या होता है? डबल हेलिक्स। ठीक है। एक साइड ये है, दूसरी साइड। तो इस तरीके का हमारा क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की जो लेटर की साइड होती है, जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है ना, ये किससे बनी होती है? हमारी सुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। और ये सुगर और फॉस्फेट भी क्या होते हैं? अल्टरनेट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि डीएनए मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? उसका कंपोजिशन क्या क्या है? सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से। तो जो लेडर की साइड होती हैं, वो हमारी सुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। और ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अल्टरनेट एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं। इस तरीके से लेडर की साइड फॉर्म होती है। उसके बाद जो ये दोनों डबल हेलिक्स हैं, क्योंकि दो हेलिक्स है ना इसमें, तो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से जुड़ा हुआ होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में क्या होता है कि जो एडेनिन है, ये नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। ठीक है। ये क्या है? ये मान लीजिए कि आप ये नहीं कह सकते एडेनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। डीएनए मॉलिक्यूल में जो एडेनिन है, वो किसके साथ कंबाइंड रहता है? थाइमिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ कंबाइंड रहता है? ग्वाइनिन के साथ। और ये दोनों जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वाइनिन है, ये किससे कनेक्टेड रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये बेस जो हमारे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वाइनिन है, ये क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं डबल हेलिक्स को फॉर्म करने के लिए। और ये जो बेस पेयरिंग है, किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है। याद रखना, एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वाइनिन एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर में। तो हमारी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल न्यूक्लियस में। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। हमारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो उनका हम अगर पूछा जाए कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस में, पर उसके साथ ही साथ हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो कहाँ का मिलता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारा डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में। ठीक है, समझ गए कि किस तरीके से हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। साइड की जो लेटर की साइड है वो कैसे हुई है? अल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो किसके बीच में हुई है पेयरिंग? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और किसके थ्रू कनेक्टेड है ये बेस? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। जो डीएनए होता है वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है। किसके रूप में? जो नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, उसके सीक्वेंस में क्या करता है? उस सीक्वेंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, फंक्शनिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, इन सब में उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। तो जेनेटिक कोड्स कौन कैरी करता है? डीएनए। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो कैसे काम कर रहा है, किस मतलब से कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? डीएनए। ठीक है, इसके बाद आता है रेप्लिकेशन। जो हमारा डीएनए है ना, उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? रेप्लिकेट होता है। जैसे आप क्या करते हैं, किसी पेपर की फोटोकॉपी कराने जाते हैं ना, तो वो फोटोकॉपी आप जब कराते हैं तो आपको सेम कॉपी मिलती है। उसी तरीके से क्या है, डीएनए के पास भी एबिलिटी है कि वो क्या करता है? अपनी आइडेंटिकल कॉपी क्या करता है? क्रिएट करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के थ्रू क्या करता है? वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट करता है। रेप्लिकेशन के टाइम में क्या होता है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी क्या होती है? अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग होने से कितने स्ट्रक्चर है? सॉरी, इसका स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिक्स। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो क्या करेगा? दो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज मतलब नया बनाना, कुछ नई चीज प्रोड्यूस करना। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो डबल हेलिक्स है उसकी अनबाइंडिंग होती है। अनबाइंडिंग होने के बाद क्या होता है कि उससे वो दो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, मींस अपनी आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि रेप्लिकेशन क्या है? एक एसेंशियल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए है वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज करता है। अब हम कह रहे हैं कि माता पिता से इंफॉर्मेशन बच्चों तक जा रही, किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। क्योंकि डीएनए क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज कर रहा है। जब उस सेल डिवीजन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स में है वो क्या करे? वो इंफॉर्मेशन बच्चों तक कैसे पहुंच रही है? डीएनए के थ्रू। तो इसीलिए जो रेप्लिकेशन है वो इंपॉर्टेंट या एसेंशियल प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के लिए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के इनहेरिटेंस के लिए। क्योंकि डीएनए क्या करता है? अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। मींस जो आरएनए है वो किससे बना है? डीएनए से ही। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में तो ऑब्वियस सी बात है, डीएनए से आरएनए बना है तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो किसने कैरी करी? आरएनए ने। और ये आरएनए कहाँ जा रहा है? जो सेल की, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनरी हो रही है, वहां पे ये आरएनए पहुंच के क्या देता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आरएनए ने ली डीएनए से, उसने क्या किया? उसको ट्रांसलेट किया। किसमें? प्रोटीन में। क्योंकि प्रोटीन क्या है? हमारी एसेंशियल सब्सटेंस है सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है? डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको ट्रांसलेट करता है प्रोटीन्स में। वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है। ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। जब हमारा सेल डिवीजन नहीं हो रहा उस टाइम पे क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। पर जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। और यही क्रोमोसोम्स क्या है? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और डीएनए क्या करता है? हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्योंकि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। ये क्रोमोसोम्स क्या है? हमारे सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं? डीएनए से। ठीक है। इनहेरिटेंस, जो हमारा डीएनए है वो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है उस टाइम पे डीएनए क्या करता है? पेरेंट्स के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको किस तक पहुंचाने का काम करता है? ऑफ स्प्रिंग या अपने बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए जब भी अगर ये बात आती है कि ये बच्चा अपने माता पिता का है, कैसे पता चलता है? अगर उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये बच्चे क्या है? अपने माता पिता के ही हैं। क्योंकि डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। तो वो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है? अपने बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है? इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन माता पिता के पास है, पेरेंट्स के पास है, उसको बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आता है म्यूटेशन। कभी कभी क्या होता है कि डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मींस कि उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उसमें क्या हो जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस की वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो क्या है? रेडिएशन या केमिकल या रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर। क्योंकि अगर म्यूटेशन मतलब जो माता पिता की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हुई, अब जब रेप्लिकेट हुआ उसने अपनी टू आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा करी, या आप कह सकते हैं कि जो उसने दो नए स्टैंड फॉर्म करे उसमें रेप्लिकेशन के थ्रू तो हुआ। अब उसमें क्या हुआ? म्यूटेशन आ गया, एरर आ गया, तो वो सीक्वेंस में गलती हो जाएगी। तो क्या होता है? डीएनए में म्यूटेशन होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसी यही म्यूटेशन क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है और इससे ऑर्गेनिज्म के ट्रेड और इवोल्यूशन में इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर डीएनए सही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर पाया, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो उससे क्या होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। अब वीडियो को हम कुछ एमसीक्यू के थ्रू और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीएनए है इसका मतलब क्या होता है? डीएनए स्टैंड फॉर, देखो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड। दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब बच्चे देखते हैं तो आगे का देखते हैं डीऑक्सी राइबो, अरे वो कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन ही है। देखो दोनों में डिफरेंस है, वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो सही जवाब है बी। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा जो डीएनए में जो एडेनिन होता है उसके लिए नाइट्रोजनस बेस पेयर कौन सा होता है? तो एडेनिन के लिए हमारा क्या होता है? थाइमिन। तो सही जवाब है ए। साइटोसिन के लिए ग्वानिन। तो ए टी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा शुगर कंपोनेंट होता है? तो डीएनए मतलब ही क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सी शुगर होती है इसमें? डीऑक्सी राइबोज। तो सही ऑप्शन है सी, डीऑक्सी राइबोज। चौथा क्वेश्चन है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा होता है? तो डीएनए मॉलिक्यूल का शेप डबल हेलिक्स होता है। तो सही जवाब है सी। पांचवा क्वेश्चन है कि जो डीएनए की कॉपिंग प्रोसेस है, सही से फिर से पढ़ना, क्योंकि डीएनए की कॉपिंग प्रोसेस हुई तो आप सीधे कहेंगे कि अरे ये तो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी रेप्लिकेशन के थ्रू करता है। पर क्या है यहाँ पे? क्या पूछा है? आरएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए क्या कर रहा है? अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने में। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो सही जवाब है बी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको लेके क्या होता है? एक नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है जिसका नाम क्या होता है? आरएनए। तो सही जवाब है बी। छठा क्वेश्चन है
कि जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसके फुल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं। तो जो डीएनए डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 180। तो सही जवाब है सी, 180। पांचवा क्वेश्चन है कि ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में एब्सेंट होता है। तो डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो सही जवाब है बी, यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में एब्सेंट होता है। आठवां क्वेश्चन है कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए प्राइमरीली कहाँ पे लोकेटेड होता है। देखो यही मैंने पहले कहा कि डीएनए कहाँ कहाँ पे होता है यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, 3 जगह पे होता है। पर प्राइमरीली जो मेन कहाँ पे लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस में। तो सही जवाब है बी, न्यूक्लियस। 9वां क्वेश्चन है कि जो हमारा डीएनए हेलिकेज है, हेलिकेज जो डीएनए हेलिकेज बोल रहे हैं ये क्या है, एक एंजाइम है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में इसका काम क्या होता है। तो जो डीएनए हेलिकेज है ये जब डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, मतलब जब डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करता है उस टाइम पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम इसे अनबाइंड करने में हेल्प करता है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है उसको अनबाइंड खोलने में काम करता है। तो सही जवाब है बी, अनबाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा जो कॉन्सिक्वेंस हो जब डीएनए में क्या हो, म्यूटेशन आ जाए, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब डीएनए में म्यूटेशन होता है तो उससे क्या होता है, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक कोड या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो अगर उसमें म्यूटेशन होगा तो जेनेटिक कोड में चेंज आ जाएगा। तो सही जवाब है सी, चेंज इन जेनेटिक कोड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।